अंदर फायरिंग शुरू है, हर तरफ से फायरिंग शुरू है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। आज प्रोग्राम का आगाज़ फिर एक अफसोसनाक वाक़े से करेंगे। पेशावर में पिछले कई रोज़ से दहशतगर्दी की एक नई लहर देखने को आ रही है। आज सुबह दहशतगर्दों ने ज़राई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मौजूद तलबा को निशाना बनाया। इस अफसोसनाक वाक़े में 9 कीमती जानों की शहादत हुई, मगर उसमें एक खुश आइन बात यह है कि सिक्योरिटी अदारों की बर वक्त कार्रवाई के नतीजे में उन दहशतगर्दों पर बर वक्त काबू पा लिया गया और तीनों दहशतगर्द जो कि खुद कुछ जैकेट्स मुख्तलिफ किस्म के बम और असले के साथ तलबा को निशाना बनाने आए थे, उसमें कामयाब ना हो सके और मुल्क एक बड़े सानहे से महफूज रहा। लिहाजा जहाँ ये एक अफसोसनाक वाक़या है, वहीं पुलिस और अफवाज पाकिस्तान की बर वक्त कार्रवाई पर सिक्योरिटी अदारे खराज तहसीन के मुस्तहिक भी हैं। इसमें कोई शक नहीं हो सकता कि गुज़िश्ता दिनों हमने बहुत सारी तनकीद देखी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, पुलिस पे, रियासत के अदारों पे, और उससे साथ में ये भी हुआ कि शायद रियासत ने भी उन चीज़ों को तरजीह नहीं दी जो उसको देनी चाहिए थी। हमें आज फिर से अब वो देखने को मिला कि पाकिस्तान की जो तवील जंग है, असल जंग है, वो क्या है और हमारे वाकई में तरजीहात क्या होने चाहिए। और फिर से हमें वो बताया गया, ये रीइंफोर्स किया गया कि कोऑर्डिनेशन की कितनी सख्त ज़रूरत है और नीयत की कितनी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये अभी जंग ख़त्म नहीं होने वाली। ये वही दुश्मन है, वही बॉर्डर के साथ ये कार्रवाई हुई है, वही अफ़गानिस्तान में प्लानिंग हुई है। तो हमें अभी इधर उधर नहीं देखना चाहिए, इस चीज़ को पूरी तौर पे तवज्जो से इस लड़ाई से हमें आगे बढ़ना चाहिए। वैसे एक चीज़ है, ये बात सही है कि जिस तरह से उन्होंने कंट्रोल कर लिया, ये बहुत ज़्यादा इसमें हलाकतें हो सकती थी, इसमें जो डेथ टोल है वो बहुत ज़्यादा हो सकता था। तो इस लिहाज से तो इन्होंने बहुत कामयाबी से कर लिए। जो शहीद हुए हैं बस उनके लिए दुआ करते हैं। ये हम इस पे चेस्ट बीटिंग तो नहीं कर सकते कि सिर्फ इतने हलाक हो गए, लेकिन ये बात है कि आप जब इसे देख लेते हैं, और हमने जो हमारे माजी में कुछ ऐसे बड़े बड़े इंसिडेंट्स हैं, लेकिन एक चीज़ मैं कह दूँगा कि ये जो हम कह रहे हैं कि शायद वो दूसरा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जब टीटीपी को देख लेते हैं या मौलाना फजलुल्लाह इन सब को देख लेते हैं, वो भी एट वन पॉइंट सिर्फ बातें करते थे। राइट, ठीक है ना? ठीक है। एक उनकी एक्सट्रीमिज्म नज़र आती थी, स्टेट जो है ना वो हरकत में नहीं आती थी, और फिर आपने देख लिया कि तो मेरे ख्याल में जो दोनों इश्यूज अभी हमें नज़र आ रहे हैं, एक शायद बहुत ही वायलेंट, एक उसकी एक फोर्स है, एक ताकत है, दूसरा जो है अभी सिर्फ एक स्ट्रीट फोर्स है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम जब कहते हैं कंसंट्रेशन, वो मिलिट्री या पुलिस या जो एहलकार जो फोर्स इस्तेमाल करते हैं, वो इस पूरे सिनारियों में बहुत एंड में आते हैं। जो फैक्टर्स हैं जिससे ये शिद्दत पसंद सोच होती है, वो उसका तो खैर कहीं से भी मेरे ख्याल में हम काबू या मुकाबला भी नहीं करते। That's right. I think फसी भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि इंतहा पसंदी के कई रूप हैं, इंतहा पसंदी के कई चेहरे हैं, लेकिन रियासत का एक फ़र्ज बनता है कि उनके बीच तफरीक कर सके और उसी के मुताबिक तरजीह दे कि मैंने किन किन से निमटना है और फिर बाकियों पे ज़रूर आए। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो आपने सिचुएशन का भी हवाला दिया, हमें ये सबसे ज़्यादा सामने रखना चाहिए कि 6 शागिर्द इस अदारे के जो गेट कीपर थे और 2 मजीद शहरी तालिब इल्म वो शहीद हुए। ठीक, साथ में ये भी हमें पता होना चाहिए कि इस एरिया में फसी भाई 2 हॉस्टल थे। पहले हॉस्टल पे जब तालिबान ने हमला किया, और मैं तालिबान कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को, तो दूसरे हॉस्टल को महफूज कर लिया गया था। 150 तलबा थे जिनको फिर वहां से क्लियर किया गया। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ये कोई छोटी चीज नहीं है। और ये आपने बात ऑफ कैमरा भी की थी कि ये हुआ कुछ सालों बाद कि आप काउंटर इंसर्जेंसी की तरफ आए, कन्वेंशनल वॉर से आप हटे। और एक और भी चीज़ है जनाब कि ये एक बहुत तवील सिलसिला था शहादतों का, कुर्बानियों का और कार्रवाइयों का, कि अब आप वाकई में एक ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए और एक डिसिप्लिन के ज़रिए इस तरह की कार्रवाइयाँ कर भी सकते हैं।
इसमें एक और चीज़ ये भी है जो मेरे ख्याल में अभी तक हुआ नहीं लेकिन होना चाहिए। मुझे इल्म नहीं है कि यहाँ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये हुआ था या नहीं, लेकिन जब भी ऐसा वाकया होता है आप इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, आपके ड्रिल्स होते हैं। ठीक है। बिकॉज कभी ना कभी जब आप एक पैनिक में किसी जगह छोड़ते हैं, हमने ये देखा है अगर सिनेमा में आग लग जाए एकदम से एक रश आ जाते हैं, तो फिर जब आप एंड में देखते हैं जो हलाकतें हो चुकी होती है उनमें से कोई या जल के मरा नहीं, ठीक है, वो लोगों के पाँव के अंदर ट्रैम्पल हो जाके, अच्छा, ठीक है ना, एस्फिक्सिएशन। हाँ, तो ये जो एक एस्फिक्सिएशन भी है। तो इसमें ये है कि किसी हद तक पूरे मुल्क में जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, हम देख रहे हैं कि ये खासकर तालीमी इदारे, हमने देखा है ये केपी में सिर्फ APS नहीं और भी यूनिवर्सिटीज़ को हुआ है, बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ को हुआ। तो ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ज़रूरी है, बिकॉज खुदा ना ख्वास्ता जितना ये TTP डिफीट होगा उतना ही वो एक्सट्रीम होगा। बिकॉज ये आपने देखा है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये बात की, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना डिफीट की और हार की, तो साथ में जो बयानिया का किरदार है वो बहुत अहम होता है, और जो रियासत के नुमाइंदे लोगों को बताते हैं, उनको किन किन चीज़ों से आगाह करते हैं, उसकी भी अपनी एक तरह की अहमियत होती है। अब इस वाक़े के बाद इन इंतहा पसंदों के तर्जुमान ने कहा कि जी ये तो एक एजेंसियों का गढ़ था, और आपको याद होगा फसी भाई कि APS आने के बाद भी इन्होंने इसी तरह के अजीब व गरीब किस्म के इन्होंने मकासद आगे किए कि जी हम असल में आपके बच्चे नहीं मार रहे थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये बच्चों को टारगेट करते हैं, सॉफ्ट टारगेट्स को निशाने पर रखते हैं। अभी पेशावर एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पर हमला हुआ, आपको याद होगा 24 अक्टूबर को पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज क्वेटा में इतने ज़्यादा हमारे अपने वो कैडेट्स शहीद हुए। बाचा खान यूनिवर्सिटी 20 जनवरी 2016 में, मैं आगे भी जा सकता हूँ जनाब, APS सरदार बहादुर खान यूनिवर्सिटी, शिया मदरसा पेशावर, स्वाद स्कूल बस अटैक, क्वेटा यूनिवर्सिटी बस अटैक, ये तमाम हमले हमारे सामने हैं। और जिस तरह आपने कहा, आप जिस तरह इनको तंग करते जाएंगे, जिस तरह इन पे कार्रवाई करते जाएंगे, तो ये सॉफ्ट टारगेट्स की तरफ इस तरह आते जाएंगे। 6 साल में 35 से जायद तालीमी अदारों पर हमले हुए हैं, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। एक तो खैर इसमें दो चीज़ें हैं। एक, अगर आपने ये US या यूरोप का प्रेस पढ़ो तो सारे पिछले साल और उससे पिछले साल वो यही कह रहे थे कि ISIS जो है मिडल ईस्ट में वीक हो रही है, लेकिन जो वो नज़र आएंगे यूरोप में, मगरब में वो जो लास्ट उनकी ऑर्गेनाइजेशन वो कह रहे हैं कि बस निकाल दो सब, और हुआ यही यहाँ भी है। लेकिन यहाँ एक और भी चीज़ है, अगर आपको याद है पिछले साल हमने शायद फतह भी बहुत जल्दी से डिक्लेयर कर दी थी, ठीक है ना, कि 90% खत्म हो गया। अच्छा, ये दहशतगर्दों की कमर हमने तोड़ दी है, ठीक है, हाँ, अभी 1 साल हुआ है, इसमें रीग्रुपिंग भी होती है बहुत कुछ। तो एक ये कि जब हम भी अपने बयानिया में ये डाल दें कि बहुत जल्दी से फतह ना डिक्लेयर करें, आप कहते हैं कि बिकॉज फ्रेंकली एक चीज़ जो आज शायद लोग गलत कह रहे हैं कि ये क्यों है, ये सिक्योरिटी लैब्स है, ठीक है, उसमें सिक्योरिटी लैब्स का ये है कि आप जितना भी सिक्योरिटी बछेड़ दे जी, कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स उससे निकल के आएंगे। तो एक ज़रा रियलिस्टिक फ्रेम से भी हम इन चीज़ों को देख ले कि ये ना इदारे, ना पॉलिटिशियंस, ना वो जल्दी से विक्ट्री, और जितना हम जल्दी विक्ट्री डिक्लेयर करेंगे उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो एक्शंस हमने अभी तक पूरे नहीं किए वो हम करेंगे ही नहीं, ठीक है। हम अगर नैप को देख लें, नैप में 50 चीज़ें हैं, 20 चीज़ें हैं, ठीक है ना, उसमें ज़्यादातर नहीं हुई। नहीं, जितनी फसीफा गुंजाइश है मेरे ख्याल से उस पर तो बात भी नहीं हो सकती। हाँ। जो पिछले कुछ साल आप कर सकते थे वो आपने हरगिज़ नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल से जाते जाते हमें फिर भी कहना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा हमला होने को जा रहा था। गवर्नर साहब ने वो बात की थी। दूसरी बात ये कि जिस तरह के ये लोग हैं, जितने जाराना हैं, जितने दरिंदे हैं, आज मजीद साबित हो गया ईद मिलादुन्नबी के दिन इन्होंने इस तरह का हमला करने की उन्होंने कोशिश की। और तीसरा, वाकई में हमें शुक्रगुजार होना चाहिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कारकर्दगी दिखाई, जो पुलिस फोर्सेस ने कारकर्दगी दिखाई, वो मेरे ख्याल से हम सब के हम सब उनका शुक्रगुजार हमें होना चाहिए। और इसमें भी एप्रिसिएशन की कोऑर्डिनेशन थी, इसमें कोई शक। और कोऑर्डिनेशन इज द
नीड ऑफ द आवर। अगर नेशनल एक्शन प्लान किसी चीज को सामने करती है वो यही है कि जी किसी ना किसी तरह से आप प्लीज कोऑर्डिनेट करें, तमाम अदारों को एक ही सफ़े पे होना चाहिए। और ये आपको यही दिखाते हैं कि ये जो पिछले कुछ वाक़े हुए हैं ये इसलिए इतने ज़्यादा नुकसानदेह हैं क्योंकि ये दुश्मन को भी एक पैगाम पहुंचाते हैं कि ये लोग तितर बितर हुए हुए हैं, हम इस तरह के हमले कर सकते हैं। ये वैसे बहुत ज़बरदस्त बात आपने की है। एक लिहाज से ये वो है कि इनके नज़रों में हम जख्मी हुए हैं, तो इसलिए अगर आपने देखा हो कि अभी एक सीरीज एक माह में 2-3 इंसिडेंट्स के हुए, हमें इंडिकेशन तो मिल रहा था कि एम्बिशन एक दफ़ा फिर बढ़ गया, कॉन्फिडेंस आ गई है। That's right. तो ये भी हमने इसका भी कुछ इलाज करना होगा। और वही फैजी भाई कि सामने कौन है। फैजाबाद में वो पुलिस के अफसर सामने थे और उनको कोई ऑन करने वाला नहीं था। यहाँ भी आपने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस गॉट देयर इन द निक ऑफ टाइम। तो आपका जो फर्ज बनता है, रियासत का फर्ज बनता है, सिविलियन हुकूमत का फर्ज बनता है कि जी अब पॉलिसी के जरिए इसको मजीद वजन दिया जाए और स्ट्रेंथन किया जाए। अगले हिस्से में बात करेंगे मुल्क में जारी धरना बहस की। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। मुल्क में जारी धरना बहस के हवाले से बात करेंगे। इस्लामाबाद का धरना ख़त्म तो हो गया मगर बहुत से सवालात को जन्म दे गया। जाहिद हामिद साहब के इस्तीफ़े के बाद अब राना सनाउल्लाह साहब के इस्तीफ़े का मुतालबा भी ज़ोर पकड़ गया है और लाहौर के माल रोड पर जारी धरना नवी रोज़ में दाखिल हो चुका है। अब इसके अलावा हर धरना कायदीन के आपस के इख्तलाफात के हवाले से भी बात करेंगे और साथ उन उल्मा ने एक दूसरे पर फतवे लगाना भी शुरू कर दिए हैं। इसकी असल वजह क्या है और आखिर में उसी धरने के हवाले से कोर्ट में जारी अज खुद नोटिस समात के हवाले से भी ज़रा बात करेंगे। जनाब हमें ज़रा मौका नहीं मिला, आपको याद होगा पिछले हफ्ते जब हम बैठे थे तो उसके बाद जो ड्रॉप सीन था, जो क्लाइमैक्स था, क्लाइमैक्स के बाद रोना धोना था, गमो गुस्सा था, तब हमारा शो तो होता नहीं है। वो हमारे बाकी हम बच गए थे, हम वाकई में बच गए थे। वो हमारे साथी कर गए और काफ़ी ज़बरदस्त उन्होंने किया इन्हीं मौज़ूआत पर। सबसे पहले ये हुआ क्या है, ठीक, कुछ मुजाहिरीन आए। सबसे पहले तो उनको पुलिस का वो सपोर्ट मिला या जो भी उनको एस्कॉर्ट करके प्यार मोहब्बत से यहाँ लाया गया, उनको खाना दिया गया, उनको तमाम सारी चीज़ें फैसिलिटेट उनको किया गया, वो यहाँ बैठ गए। अब इन मुजाहिरीन के कुछ गुजारिशात थे, वो गुजारिशात फिर हार्ड कोर डिमांड्स में तब्दील हो गए। आपने उन इस्लाहात के जो कवानीन थे जिसमें आप तब्दीली लाए थे, वो आपका एक था कि जी जाहिद हामिद साहब ने शरारत की है। अच्छा, वो जो कानून था वो अगले दिन उसको आपने फारिग कर दिया, वापस आप ओरिजिनल टेक्स्ट ले आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर उस तरमीम को मजीद मुस्तरद भी कर दिया, लेकिन आपने कहा कि नहीं जी ये बात बनती नहीं है। हालांकि वो हल्फ जो है वो अभी भी कायम है, जो दूसरी तरमीम में आईन पाकिस्तान में जो आई ही थी ख़त्म नबूवत की बुनियाद पे, वो भी कायम है। लेकिन जो मुजाहिरीन थे उनके डिमांड्स पर ख़त्म नहीं हो रहे थे। आपको याद होगा आखिरी दिन उन्होंने ये भी कहा कि जो काबीना है उनको भी घर भेज दें, और फिर एक मुआहदा हुआ। अगर आप उस पर बात करना चाहें। देखें, एक चीज़ ये है, हम ज़रा सेंट्रल पार्टी को देख लेते हैं, तहरीक लबैक जो है, जी ठीक है ना, इन्होंने ये सारा मुहिम चलाया है। लाहौर में, इस्लामाबाद में लड़ाई झगड़े भी हो गए और इनके जो 2 लीडर्स हैं, एक है डॉक्टर अशरफ जलाली है, फिर खादिम रिजवी है। अच्छा, दोनों ने ये किया कि ये हम खुदा के लिए कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने ब्रेक ले लिया। जिस टीवी चैनल पे उनको मौका मिलता है वो आ जाते हैं, वो कहते हैं हाँ ये सवाब के लिए किया था लेकिन क्रेडिट आपके भाई को जाता है, ठीक है ना, इसी पे लड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक चीज़ जो समझ नहीं आती जाती कि ये अगर आपने एक सीरियस मसला है, ठीक है ना, अगर आप इस पे जो भी जहाद करना चाहते हैं, ये लोग फिर इस तरह जो लो लेवल फाइटिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा काट रहा हूँ फसी भाई, हाँ। आपने जो बात की मुझे याद आया, हाँ। मौलाना कौसर नियाजी साहब जो रिलीजियस अफेयर्स के वजीर थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौर में, उनकी किताब बहुत दिलचस्प है। वो शुरू ही होती है
कि भुट्टो साहब ने अभी अभी उनकी कौमी असम्बली ने दूसरी तरमीम को मंजूर कर लिया। ठीक, भुट्टो साहब इंतहाई नाराज नजर आ रहे थे और हफीज पीरजादा साहब और कौसर नियाजी साहब से झगड़ रहे थे कि मुझे और मेरी हुकूमत को इस बात का क्रेडिट क्यों नहीं मिल रहा, सारा क्रेडिट जमात को क्यों जा रहा है, सारा क्रेडिट मजहबी जमातों को क्यों जा रहा है। वो तो मजहबी आदमी तो नहीं थे, मजहबी आदमी नहीं थे, लेकिन उनके फिर साथियों ने उनको जरा ठंडा किया कि नहीं नहीं, जो तारीख है वो आपको सोने हर्फ में याद करेगी। तो ये जो आपने भी अभी कहा वो मुझे वो याद आ गया कि जी सेकंड अमेंडमेंट जो 74 में हुआ था वो अब इधर खड़े होके अब इन लोगों की बातें सुन रहे हैं कि जी क्रेडिट किसको जाना चाहिए। एक तो उस हद तक है कि एक इनका तीसरा मेंबर भी है, ठीक है, ये है पीर अफजल कादरी। तो उसमें एक जो 2 साल पहले नुमाया हुए थे, 2 साल पहले नुमाया, तो डॉक्टर अशरफ उनके बारे में कहते हैं, जब वो कह रहे हैं कि कौन है आपके तहरीक के लीडर, तो वो खातिम रिजवी के बारे में ये कहते हैं कि यार ये तो पहले से मैंने तो इसे शोकॉज दिया था कि ये अपने आप को नुमाइंदा कर रहा था। तो जब वो कह रहे थे, और पीर अफजल कादरी वो तो एजेंसियों का बंदा है, ठीक है ना। तो ये जो स्प्लिट आया, एक लिहाज से हम पिछले हफ्ते, ठीक है ना, हम यही सोच रहे थे कि ये जो अपीजमेंट है कि स्टेट ने बिल्कुल हार दे दिया, उसमें आपको पता है और भी मसाइल काफ़ी है जिस तरह से ये चीज़ प्रोग्रेस हुई थी। लेकिन अब जो है ना एक लिहाज से एक वीकनिंग आ रही है, बिकॉज जिस तरह अब टीवी के सामने कम से कम सवालात हो रहे हैं इन लोगों से, ठीक है ना, इनसे बात हो रही है, और फिर ये ज़रा दीनी कम लग रहा है, ठीक है ना, ये वोट्स और मैंडेट और इन चीज़ों ये ज़रा ज़्यादा लग रहा है। तो इस लिहाज से आजकल मेरे ख्याल में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि जहाँ भी मौका मिलता है आप कभी ना कभी देख लेते हैं कुछ एनालिस्ट, ठीक है ना, 8 बजे के प्रोग्राम में भी होते हैं, 9 बजे के, आजकल ये दोनों जो है ना ये हर चैनल पे, और बेस्ट चीज़ ये कि ये भी कबूल कर लेते हैं कि एक साथ ही आ जाते हैं जी। एक साथ आ जाते हैं, हालांकि बड़े वो ऐसे लोग हैं जो फिर कहते हैं कि जी नहीं हम तो नहीं कहीं करना चाहते। मुझे जो समझ नहीं आ रही वो ये है कि जी जो मुतनाज़ा शिक था उसको हटा दिया गया। अब ये कहानी अब इतनी क्यों अब इस तरह जोर पकड़ी है, ये आपको दिखाता है जनाब जो हमने पिछले सेगमेंट में कहा था कि रियासत के कोई जो अदारे हैं वो एक सफ़े पे नहीं खड़े। अब तो हम इस बात पे हम खुशी का इजहार करते हैं कि जो एक ही अदारा है उसके अपने जो लोग हैं वो एक ही सफ़े में खड़े हों, वो भी नहीं आपको नजर आ रहे खड़े होते हुए। एहसन इकबाल साहब एक तरफ हैं, चौधरी निसार साहब एक तरफ हैं, दोनों वजारत दाखिला से ताल्लुक रखते हैं। फिर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया आपकी पुलिस के बारे में, आपकी अफवाज पाकिस्तान के बारे में। ये बहुत ही एक खतरनाक किस्म का सिलसिला है, और 2000 मुजाहिरीन की वजह से इतनी तफरीक नहीं होनी चाहिए, या इतना ये जो डिसेंट है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये इतना बड़ा ऑर्गेनिक चीज था, ठीक है ना, हमारा स्टेट जो है ना 2000 लोग हमारा स्टेट जो है 10 सेकंड में डिस्पर्स कर सकती है, ठीक है ना। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो हम इस प्रॉब्लम को देख रहे हैं, अगर हमें इन लोगों को कोई क्रेडिट देना चाहिए, और वो ये है कि कम से कम आज जो इदारे हैं, आर्मी है, जो पॉलिटिशियंस है, एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, ठीक है ना, सब जो है ना एक लिहाज से एक्सपोज हो गए कि जो क्रिटिकल मैटर्स हैं इस मुल्क के, जब क्रिटिकल टाइम भी आ गया एक साथ, ये जो इनके अपनी चल रही है ना, वो मुल्क को फेरिस्त पे नहीं रख सके। लेकिन ये जो आपने भी बात की, इससे आगे लोग कहते हैं कि जी साजिश हुई, कार्रवाई तो पूरी थी, पुलिस सामने आई, 79% जो एरिया था वो क्लियर भी कर दिया, मुजाहिरीन को भी हटा दिया। लेकिन फिर वो कहते हैं कि जी जदीद डंडे आ गए, वो डबल एज वो जो टीयर गैस थी वो आ गई, ऊपर से आसमान से लोग एकदम से नाजिल हो गए, और हर चीज जो कार्रवाई थी ये फिर लेफ्ट राइट हो गई। ये ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, ये लोग कहाँ से आए? कंटेनरों से बाहर निकल आए, क्योंकि आपने तो ये तमाम जगह सील ऑफ की हुई थी। उस पर भी बात करेंगे अगले हिस्से में, गुफ्तगू जारी रहेगी इससे वजह से। वेलकम बैक टू दो राय। मुल्क में जारी धरना बहस पे बात हो रही थी। जनाब फजील अका साहब, ये जो एक और साजिश शुरू हो गई, हमने तो जी 80% जो मुजाहिरीन थे वो क्लियर कर दिए, फिर उसके बाद कोट एंड कोट जदीद डंडे आ गए, जदीद वो टीयर गैस के कनस्तर आ गए, हर तरह के लोग आ गए एकदम से, हमें वो नज़र भी नहीं आए थे वो कहाँ से आए, आसमान से आए, कंटेनरों से निकल आए, क्योंकि ये जगह सील्ड ऑफ थी। उन्होंने हमें फिर
किसी तरह से हरा दिया। ठीक, अच्छा, ये बयानिया तब आता है जब आपकी जो वजारत दाखिला है उसने ये भी कह दिया कि जी हमारा तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं था। ठीक, तो पहले था कि हम हार गए लेकिन हमारा ताल्लुक नहीं था, फिर था कि हम जीत रहे थे लेकिन फिर लोग कहीं से आ गए, और अब है कि जी हम इस बारे में बात करना नहीं चाहते। आप उस मुआहदे को देखें और उसमें देखें कि किन लोगों ने दस्तखत किए हुए, तो इसमें क्या कभी क्लैरिटी आएगी? नहीं, वैसे क्लैरिटी मेरे ख्याल में एक लिहाज से देखें, कुछ जर्नलिस्ट हैं जो ऑन फील्ड थे, उन्होंने यही बात की है। अच्छा, कि हाँ, ये लोग जो थे ये वेल इक्विप्ड थे। अब ये है कि ये हम क्या कह सकते हैं कि फुरशोर हमें पता है या नहीं, लेकिन इसे मालूम करना क्यों इम्पोर्टेंट है? वो इसलिए कि ये मसला जो है ना, अगर ये लोग नहीं होंगे कोई और होंगे। एग्जैक्टली, ठीक है ना। इससे पहले हम जब बात कर रहे थे कि अगर आपको याद है जो हमारी आर्मी थी वो ट्रेडिशनली एक एंटी इंडिया, एक एंटी अदर स्टेट आर्मी थी। जब ये इंसर्जेंसी शुरू हुई, टाइम लगता है इस पर, आप इसे ट्रेन करें, नए टैक्टिक्स। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इस केस में भी हमें जो है ये जो इस किस्म के जो प्रोटेस्ट और ये पब्लिक स्पेस जो बंद कर लेते हैं, इनका जो तरीका है, इनका जो वो हम तब तक नहीं कर सकेंगे जब तक हम सीख नहीं ले कि ये जो हमारे प्रीवियस फेलियर्स है ये क्यों है। अच्छा, एक तो है जी इस्लामाबाद में अब सालाना धरना होता है। हाँ। जो फिर तमाम मुल्क की जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसको बंद करके वो बैठ जाता है। ठीक। हाँ। तो शायद हमें अब तक सीख लेना चाहिए। इसमें और चीजें भी है, इसमें सिर्फ ये नहीं है। ठीक है ना, सालाना देखें ये जो 2 और धरने हुए थे उनके नेचर मुख्तलिफ थे। राइट। एक पॉलिटिकल था, ये तो एक एक्सप्लोसिव रिलीजियस इशू है, कोई शक नहीं है, लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि दोनों में रियासत की तरफ से कोई लाहे अमल नहीं था, दोनों तरफ एक पैरालिसिस थी। और दोनों का बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड क्यों पैरालिसिस थी? वो तो अभी भी पुलिस फोर्स इज मोर देन इनफ फॉर 2000 पीपल। ठीक है, वो यही फिक्र था कि ये डिसलॉज हमारी हुकूमत हो रही है और इस के पीछे एस्टैब्लिशमेंट है। अच्छा, ठीक है ना। तो जब आप पूछ रहे हैं कि आप सवाल कर रहे हैं कि नॉन एक्शन क्यों था, ठीक है ना, और नॉन एक्शन के बेसिस क्या है? मैं कह रहा हूँ अग्रीमेंट नहीं है भाई। हाँ। मैं कह रहा हूँ अगर नॉन एक्शन भी है ना तो उसका भी लाहे अमल होना चाहिए। आपको शुरू में इन लोगों को फैसिलिटेट नहीं करना चाहिए, उनको उधर तक जमा नहीं होने देना चाहिए, उनको खाना नहीं देना चाहिए, इस पॉइंट पे उनको कोऑर्डिनेट नहीं करना चाहिए। नॉन एक्शन आप क्यों करते हैं? जब आपकी पॉलिटिकल विल जो है ना वो या कम है या आपका कैपिटल कम है, या आपको पता है कि जनरली अग्रीमेंट नहीं है कि इस चीज को कैसे हैंडल करें। तो अगर ये नॉन एक्शन का बेसिस है। अब दूसरे, अगर आप कह रहे हैं कि कहाँ जमा हो रहे हैं तो आपको वहां फिर फोर्स इस्तेमाल करना होगा। तो आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में ना फोर्स इस्तेमाल करें, वहां इंटरचेंज में। मैं कह रहा हूं कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, में कर ले। मैं कह रहा हूं कि हमें यहां तक नहीं पता था कि हमने एक्शन करना है या नॉन एक्शन करना है। और ये नुमाया हो गया था कि जब हमने कार्रवाई शुरू की थी या जब रियासत ने कार्रवाई शुरू की थी तो बीच में कार्रवाई रोक दी और फिर अगले दिन डिसोन भी कर दी उसे। ये सिर्फ आपको बताता है कि अगर आप, बिल्कुल ठीक है, आपने मुजाहिरीन पे तशद्दुद नहीं करना, आपने कहना ये हमारे लोग हैं, वो आपने तमाम बातें की, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपने वो भी उस मौकफ तक आप नहीं पहुंचे थे। आखिरी सेकंड तक कंफ्यूजन थी कि हमें करना क्या चाहिए। टू द एक्सटेंट इस पे आई डोंट डिसएग्री। देखें, कंफ्यूजन जो है ना वो नजर आ गई। ठीक है ना, वो एब्सोल्युटली इसलिए कि जब भी आप कोई प्लान करते हैं, अगर नॉन एक्शन भी आपका प्लान हो, आपका देखिए 2-3 चीजें तो सामने आ गई। ठीक है ना, जैसे ही एक्शन हुआ पीटीआई ने तो रेजिग्नेशंस मांग ली। उससे एक हफ्ते पहले वो ये कह रहे कि ये क्या गंद है इस्लामाबाद में। सही है। दूसरा, जब एक्शन हो रहा था आर्मी ने ट्वीट भी कर ली, उसमें उन्होंने कह दिया कि ये आपकी जो कार्रवाई थी वो तो बेयारो मददगार रह गई। ठीक है ना, तो अब जो है, तो अगर नॉन एक्शन में कोई सोच तो थी एंड कुछ जो अजम्पशंस थे मेरे ख्याल में वो सच भी निकल आई, लेकिन जहां पे सोच डेफिनेटली नहीं था, अगर उन्होंने ये नहीं प्लान किया, अगर ये सब कुछ फेल हो गया और हमें इसे ओन करना होगा। देखिए, नॉट ओनिंग आफ्टर स्पीकिंग फॉर 1 वीक ये कोई लाए अमल नहीं है। ठीक है। अब नंबर 2, ये बिलीवेबल भी नहीं है। ठीक है, अब आप आ जाएं जहां एक्शन या नॉन एक्शन फिर भी डिबेट हो सकता है, यानी अभी तक ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। राजा जफरुल हक साहब की जो रिपोर्ट है काफी हद तक पब्लिक भी हो गई। जिस तरह हमने कहा वो जो मुतनाज़ा शिक था उसको हटा भी दिया गया, जाहिद हामिद साहब ने इस्तीफा भी दे दिया,
लेकिन जो आपके डिमांड्स हैं वो खत्म नहीं हो रहे। अब टेक्स्ट बुक के बोर्ड्स में बैठने का ऐलान कर दिया गया है। अब राणा सनाउल्लाह साहब के इस्तीफा को भी उन्होंने मांग लिया है। तो अब अगर आप आ जाएं कि जी पंजाब सूबे में क्या करना चाहिए, और ये वो पंजाब सूबा है जनाब, विद ग्रेट रिस्पेक्ट, पंजाब हुकूमत ने क्रेडिट लेने की कोशिश की, इस मुआहिदे क्रेडिट लेने की कोशिश की। अच्छा ये अपनी तरफ है अब निपटे। हाँ, और ये अपनी जगह के उस मुआहिदे के क्रेडिट का खुद तहरीके लबैक ने मुस्तरद कर दिया और कहा कि इनका तो कोई सीन नहीं था। और फिर अगले दिन पंजाब गवर्नमेंट फिर ट्वीट भी करती है कि हम तो जी मॉडरेशन में बिलीव करते हैं। अच्छा, वैसे हम तो इंतहा पसंदों के खिलाफ हैं। अब जब हम आते हैं इस बात पे, अब सवाल ये होता है कि यही आपका सवाल कि अब पंजाब हुकूमत क्या करे। जब लोग कह रहे थे कि इस पे एक्शन जरूरी है, वो इसलिए कह रहे थे, उसमें अजम्पशन क्या थी कि आपने एक डिमांड पूरी कर दी, ये डिमांड खत्म ही नहीं होगी। बट आपने फिर भी सारी डिमांड्स पूरी कर दी। इसलिए तो मैं ये कह रहा हूँ, ये लोग, मेरी अपनी रीजनिंग क्या थी कि आपने एक भी पूरी कर दी, आप देखें ये जो फेरिस्त है ना, ये बढ़ता जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। हाँ। अब जब लोग कहते हैं कि नहीं, आपको फिर कुछ करना भी नहीं चाहिए, तो ये तो या तो ये है कि हम फिर फैजाबाद जो है ना, ये हम सीड कर देते हैं टेरिटरी कि ये बस हमारे हाथ से निकल गया है। अब जब ये एक लिहाज से अब शहबाज शरीफ को कम से कम ये सोचना पड़ेगा, जब वो उन्होंने अब जो भी इनके अपने अंदरूनी मसाइल है PMLN के, एक परसेप्शन तो आ गई, और मैं खुद मुझे नजर आ रहा है कि ये जो है ये फेडरल से अलहदा हो गए थे। तो अब देखते हैं कि ये कैसे हल करते हैं। देखें, ये जो सोल्यूशन लोगों ने कहा था कि, और ये भी कहना कि जी वायलेंस ना करें, कहीं से भी सोल्यूशन भी नहीं। इसी जुमले पे जरा मैं चाहूंगा आप जरा तफसील में जाएं। अगले हिस्से में बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत की भी बात करेंगे। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। अब बात हो रही थी मुल्क भर की धरना बहस की, जिसमें आज दो राय में भी बहस हो गई। फजीज़ा साहब, आप जुडिशल ओवर रीच के एक खासे किस्म के क्रिटिक हैं, कहते हैं कि जी हर चीज़ में पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल से आप भी इस बात को तस्लीम करेंगे कि जहाँ वजारत दाखिला हाथ खड़े कर देती है और जहाँ अफवाज पाकिस्तान कहती है कि जी ये तो वैसे ही हमारे लोग हैं, और वो एक और डायरेक्शन में चले जाती है, जहाँ पंजाब हुकूमत खाने दे रही होती है और कह रही होती है कि चले चलो, तो फिर कभी कभी अदालत उज़्मा को सामने आना होता है। कौन सी अदालत? सुप्रीम कोर्ट। यूनिटी तो मैंने नहीं देखी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जनाब। और देखें, ये हर एक एपेलेट लेवल होता है, उसमें यूनिटी हो नहीं सकती, वो एक कानूनी निजाम है जनाब। ये जरा समझें इस बात को। ठीक है। फिर आपके फेवरेट कोर्ट की बात करें। कीजिए, जरूर कीजिए। तो नहीं, बट अगेन ये अब एक लिहाज से जो एक चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, जिसका मेरे ख्याल में फ़ायदा होगा सबको, अगर वो इन्वेस्टिगेशन मान रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि ये आपने डिसीजन मेकिंग कैसी की, ठीक है ना, जो भी पिटिशन फाइल हो, इसमें अगेन जो प्रॉब्लम होता है जब आप सुओ मोटो लेते हैं, सुओ मोटोज के अपने एक मसाइल है, बिकॉज आपको एग्जीक्यूटिव पावर एसेंशली मिल जाता है। अच्छा, ठीक है ना, जो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। ठीक है। और जब रियासत में ब्रेक डाउन हो जाए और जो वो खासे एग्जीक्यूटिव्स हैं जिनको मुंतखब किया जाता है, वो अपने हाथ इस तरह खड़े कर देते हैं, ब्रेक डाउन तो नहीं हुआ, कोई जनरल डिसऑर्डर है इस मुल्क में। जिसका मतलब है अज खुद नोटिस तो होना ही नहीं चाहिए। जब स्वात में, और ये मैं अब ऑन अ सीरियस नोट, जब स्वात में हर तरह की चीजें होना शुरू हो गई थी, जब लोगों को कोड़े पड़ने शुरू हो गए थे, तो तब भी कहा यह जा सकता है कि स्टेबिलिटी थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने आज खुद नोटिस लिया, तो उन कोड़ों पे किसी ने फिर कार्रवाई शुरू की कि लोग फिर एकदम से वो होना शुरू हो गए, जमा होना शुरू हो गए, एक किस्म का एक जोश पैदा हुआ। रियासत को ये बताया गया कि जी ये गलत है, किसी ना किसी तरह से जगह वापस ले लें। मोमेंटम थोड़ा सा शायद तब्दील होना शुरू थोड़ा सा आपने क्वालिफाई कर दिया। चले थोड़ा सा उस पे आप जरा इत्तेफाक करें। मैं मानता हूँ, नहीं इसलिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, उसको नोटिस की एक जगह होती है, उसको ज्यादा ओवर यूज नहीं करना चाहिए। देखें, इस चीज पे जो लॉन्ग टर्म ये सोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना, राइट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का अपने काम है, बैकलॉग बहुत बड़ा है, अग्रीड, ठीक है ना। दूसरा ये है कि अगर आपको सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन फंडामेंटली हमारा ये है कि जो अदारे हैं वो सब एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, अपने दायरे में जो अपना फंक्शन है वो करें, और जो इलेक्शंस है ना वो हर 5 साल हो। ठीक है। इसके अलावा फ्रेंकली हमने ये देखा है लॉन्ग रन में हर मुल्क जो है ना,
जिसके पास ये फंडामेंटल इंग्रेडिएंट्स हो वो आगे निकल चुके हैं ओके या कुछ निकल चुके हैं अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, लेकिन इवेंचुअली इसी पॉइंट पे वापस आ जाता है। अच्छा, अगर हम इस नोटिस पे जरा इसको देखें कि जी इसके फवायद हो क्या सकते हैं, एक कि जी क्या जो कार्रवाई हुई थी उसमें शफाफियत लाई जा सकती है। अब जो मसला है फसीजा वो तो आई एग्री, आई हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड, ठीक है, ये मुझे लेकिन मैं बस कह रहा हूँ कि शायद वो होता है ना कि इग्नोरेंस इज ब्लिस। अब जब कुछ पुलिस रिपोर्टों में ये नुमाया हो रहा है कि जी जब इग्नोरेंस इज ब्लिस तब जब आपका फिर मिसिंग पर्संस केस होता है उसमें जीरो रेजोल्यूशन होता है। अच्छा चलेंगे, अब मिसिंग पर्संस की भी बात हो गई, इस पे मेरे ख्याल से कल का शो ही करते हैं उस पे। लेकिन जहाँ ये पुलिस की रिपोर्ट्स हैं जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जी जो हमारे लोग आगे बढ़ते थे, यानी पुलिस आगे बढ़ती थी, तो वो इस तरह की वीडियोस चला देते थे, वीडियोस नहीं म्यूजिक चलाते थे, या उस तरह के ऐलान करते थे कि पुलिस के दिलों में भी हमदर्दी एक तरह की पैदा हो जाती थी और फिर उन मुजाहिरीन पे कार्रवाई करना ज्यादा मुश्किल हो जाता था। ये वैसे एक तो ये नुकता, सॉरी इस पे जरा स्टॉप करते हैं। मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा जो मसला है पाकिस्तान का वो यही है, ठीक है, कि जो हमारे लोग हैं वो नमाज भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं और बाय एंड लार्ज अच्छे मुसलमान हैं, ठीक है, और ये उसे कह देता है कि आपका फर्ज बन गया इस बंदे को मारना या जिहाद, और अगर आपके दिल में शक आ गई जी, ये एक मसला है, ठीक है ना, इसलिए कि ये जो पुलिस वाले थे, ठीक है ना, आपके पास लोग आ गए, वही हम बात कर रहे थे कि जो तरमीम आई थी वो तो रिवर्स भी हो गई थी, ठीक है ना, फिर उसके बाद आपने एक केस भी हाईलाइट हुआ, एक बच्चा भी मर गया, लेकिन वो शक पैदा हुआ। हाँ, लेकिन वो शक पैदा इन लोगों के में, ठीक है ना, जिनको पता है, who've seen people like this जी, ये हमारा फंडामेंटल मसला है। और ये जो है ना, ये एक ये आप फोर्स से भी हल नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये जो है जब तक हम कहते हैं कि एक लिहाज से पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है इस पूरे केस में कि हर एक अपने तरफ से ये तो फिर भी पेचीदा मामला है, लेकिन फिर तो कुछ मामला हैं जो शायद उतने पेचीदा नहीं है, यानी कि जी जो हवा की रुख थी वो हमारे खिलाफ चल रही थी। जब हम आंसू का गैस मारते थे तो वो इस तरह, फिर एक और उन्होंने दिया कि जी अभी आता हूं, दिस साउंड्स फनी बट इट्स एक्चुअली ट्रू, लेट्स से इट्स ट्रू। अगर आपने अच्छा ठीक है आंसू गैस पारा और आपके पास आ जाए, चले ये भी मान गए, लेकिन फिर ये भी कहना कि जी क्योंकि खुली जगह थी तो उसमें जब आप आंसू गैस मारते हैं तो उसका शायद उतना फायदा नहीं होता, तो जी आप कभी आप स्टूडियो में तो नहीं टीयर गैस मारेंगे। अगेन देखें, ये तो बेसिक अगर आपको मैट्रिक का साइंस आ जाए, डिफ्यूजन, ठीक है ना, तो वो खुली जगह में ऐसी होती है, बिल्कुल सही। आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने कोई अच्छी कारकर्दगी की, कंफ्यूजन है, हमें पता नहीं है, लेकिन जो 2-3 एग्जांपल्स दिए गए, ठीक है ना, दे साउंड फनी बट दे आर एक्चुअली रियल। और मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी बात, अब इन नुकात पे तनकीद हो रही है, और चीज बता मैं अभी उसी पे आता हूं। अगर आप कभी आर्मी ऑपरेशन देख लें, वो कहते हैं कि वो हिल पे चढ़ा हुआ था, ठीक है ना, और एक बंदा था और उसने बहुत ज्यादा लोग, उसकी भी अपनी एक एडवांटेज होती है, ठीक है ना। अच्छा, और वही बात फसी भाई के इन 3 नुकात पे बिल्कुल तनकीद हो रही है, लेकिन कोई हम में से सामने नहीं था, कोई ये तज्जियाकार सामने नहीं थे। जो आदमी उधर खड़ा होता है उसी को पता होता है कि क्या गुजरी होती है, इसलिए रियासत के तमाम अदारों को एक ही सफे पे होना इतना ज्यादा जरूरी है ताकि उनका जो मोमेंटम है वो जारी रहे। आखिरी में अगेन आई डू एग्री कि सुप्रीम कोर्ट का जो एफर्ट है शफाफियत लाने का, ये हम सब के फायदे। बिल्कुल ठीक है, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और फसीज़ा को अपनी राय से भी आगाह कीजिए ट्विटर और फेसबुक के लिंक के जरिए, और कल तक इजाजत दें। खुदा हाफ़िज़।